हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि होगा कक्षा 10वीं के फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा जो पॉइंट्स है वह है प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हो गया ये सिंगल लाइन, इसे याद रखेंगे कि यह प्रकाश क्या है, उस डिफिनेशन में से इसका भी काम कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो ये भी याद रखेगा कि जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो क्या है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। अब इसी तरह का जो हमारा पॉइंट्स लिखा गया है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नए पॉइंट्स की ओर। तो फिर नया हमारा अगला जो पॉइंट है वो है जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्तिमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये इसी का ही नाम है, दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु। अगला जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट वो है जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह अदीप्त वस्तु कहलाता है या उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ये है किसी वस्तु द्वारा सूर्य प्रकाश को अपने में अवशोषित कर उसे पुनः चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का डिफिनीशन भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। तो प्रकाश का किरण का यदि डिफिनीशन भी पूछा जाए तो हम यही लिखेंगे कि सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है या इसे ही प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। तो किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी जान लेंगे तो सही रहेगा। और कौन कौन से होते हैं वो है अपसारी किरणपुंज, ये क्या होता है बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैल जाता है, जिसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है अभिसारी किरणपुंज, ये क्या होगा सभी जगह से जाकर के एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो ये हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। और लास्टली है समांतर किरणपुंज, ये सबसे दूर जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी दूरी कौन सा किरणपुंज तय करता है, तो वो करता है समानांतर किरणपुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट्स है पॉइंट्स नंबर 10, ये है जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार हो सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए ये भी जान गए। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 11, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट फिर इसी तरह का है जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण बहुत ही कम मात्रा में आर पार कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब इसी तरह का हम लोग जो सो जानेंगे। तो अगले पॉइंट्स की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्या हमारा पॉइंट्स। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है वह पॉइंट्स नंबर 13, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। तो ये परावर्तन का डिफिनेशन भी हमें यहाँ से पता चल गया। फिर है समतल दर्पण के पिछले हिस्से में चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, तो वो चांदी का ही लेप चढ़ाया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है इसका, तो चांदी का। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। इतना तो हमें कम से कम याद ही रहेगा। इस सेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट या सिंगल लाइनर दिए गए हैं उसे हर हाल में याद रखना होगा। यदि इतना रखते हैं तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में 10वीं का भी या वो बोर्ड लेती हैं या स्कूल लेवल पर होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए फिर अब परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, तो परावर्तन के 2 नियम हैं। और कौन कौन से नियम होते हैं वो भी हम लोग जो सो जान ही लेते हैं। चलिए तो पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट नंबर 17, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो जान गए। ये दो नियम है, ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं अभी फिलहाल पॉइंट पे। तो पॉइंट नंबर 18 है, आपतन कोण को एंगल आई से तथा परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित किया जाता है। तो हम लोगों ने इसे भी जाना। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो ये भी याद रखने की चीज़ है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन हो गया, हम लोगों ने इसे भी जान लिया। नेक्स्ट जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा आंसर, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। चलिए अब इसको डिनोट कैसे कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए है पॉइंट 22, वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा से सूचित किया जाता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को कटी हुई रेखा अर्थात डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है पॉइंट नंबर 24, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये भी याद ही रहेगा। फिर है पार्श्व परिवर्तन के कारण ही हमें दर्पण के सामने बायां हाथ दायां मालूम पड़ता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। यदि दर्पण के सामने हम अपना बायां कान पकड़ते हैं तो दायां कान नज़र आता है, उसके पीछे का यही राज होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 27 के पास। तो पॉइंट 27 ये है, गोलीय दर्पण को बाहरी भाग से रजित करने पर अवतल दर्पण बनता है। तो गोलीय कोई दर्पण है, इसको बाहरी भाग से रजित कर देते हैं तो ये बनता है हमारा अवतल दर्पण। हो गया। गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। तो इसका फिगर किस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। भीतरी भाग को यदि हम लोग रजित कर देते हैं तो ये बनता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को सूचित किया जाता है P से, ये भी याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे, तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, इसे C से सूचित किया जाता है, वक्ता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने सोचा है कि एक अलग से वीडियो बनाऊं, हालांकि अभी आप यहाँ पे जानो और अगले वीडियो में जब फिगर के साथ बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के। तो अगला पॉइंट है हमारा 32, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो इससे ये भी पूछा जाता है कि मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या है। तो वही मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष एक ही होता है, सिर्फ नाम अलग है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 33, ये है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से मिलती है उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 34, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ये भी पॉइंट्स हम लोगों ने जाना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
पॉइंट नंबर 35। दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसको यदि भाषा में बोला जाए तो बोला जा सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या एक और पॉइंट्स पे बोला जा सकता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ से याद रहेगा f बराबर r/2 या r बराबर 2f का रिलेशन होता है दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, जबकि ये हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। चलिए अब यहाँ पे फिगर बनाने में यदि कंपैरिजन करना चाहें तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण की यदि बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा पॉइंट नंबर 40। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है या सोलर कुकर में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का भी एक ऐसा ही उपयोग है, सबसे बेस्ट उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है हमारे पास पॉइंट नंबर 42 दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे ही कभी कभी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f लिख दिया जाता है। तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये एक जैसा ही लिखा गया है। जहाँ पे क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी और f होता है फोकस दूरी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 43, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो आवर्धन का डिफिनीशन हम लोगों ने जाना, अब जानेंगे इसके और बारे में थोड़ा सा और। तो आवर्धन को स्मॉल m किसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है, जबकि उसी आवर्धन में वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये भी ध्यान रहेगा। या यदि हम लोग इस बीजीय रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा m = +h/-h, ये लिखा जा सकता है। और कभी कभी लिखा रहता है m = h/h तो हमारा ये दोनों सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ध्यान रखेंगे जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन जब हमारा यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आज का हमारा आखिरी पॉइंट है और बहुत ही सिंपल है। ये नाम का 49 है, लेकिन हमें बहुत सारा ज्ञान दे के गया है ये सेशन। तो चलिए देखते हैं। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि आवर्धन का मान 1 के समान हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है या वस्तु के समान बनता है। और लास्टली ये भी है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो हम लोगों ने देखा ये छोटा सा ही सेशन था। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।